नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। तो अब हम दोबारा से अपनी इतिहास की क्लास पर आते हैं। हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिया है और यदि आपने मेरी प्राचीन भारत के इतिहास की वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, मेरे खुद के अपने नोट्स हैं और किताब से मैंने मिलकर बनाया है उन नोट्सों को, और वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने बनाया है, जो यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपीएससी और जो आने वाले एग्ज़ाम है सभी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो है 750 ईस्वी से 1707 ईस्वी। तो इसको अपनी ज़रूरत यानी कि सहूलियत के हिसाब से हम 3 भाग में बांट सकते हैं। किसे? मध्यकालीन भारत को। पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। जैसे कि अभी का हमारा सिलेबस है उसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस चेंज होगा या फिर कुछ चेंजेस आएंगे फिर मैं आपको उसमें साथ साथ बता दूंगा। जैसे कि पूर्व मध्यकाल है 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, और सल्तनत काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। फिर मुगल काल 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो इसमें हम सल्तनत काल, मुगल काल के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ेंगे। और अब शुरू करते हैं हम पूर्व मध्यकाल की। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के टॉपिक की, मध्यकालीन भारत, और उसमें भी पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो पहले हम विशेषता पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे राज्य थे और उनके वंशों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, उड़ीसा के केसरी तथा पूर्वी गंग जिन्हें हम चोड़ गंग भी कहते हैं। फिर हम कश्मीर की तरफ जाएंगे, फिर गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के गहड़वाल, शाकंभरी के चौहान, उसके बाद परमार वंश जो कि मालवा और उज्जैन में थे। फिर जजाक भुक्ति के चंदेल, बंगाल में सेन राजवंश, फिर आन्हिलवाड़ा के चालुक्य अथवा सोलंकी। फिर हम लास्ट में जाएंगे चोल यानी कि दक्षिण भारत में। उसके बाद आपका फिर विदेशी आक्रमण शुरू हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल की विशेषताएं। तो इसमें वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पूर्व मध्यकाल में था क्या। तो देखते हैं, इस समय एक नहीं कई राजवंश भारत में अलग अलग स्थापित हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कौन कौन से राजवंश हमें पढ़ने हैं, और इस समय छोटे छोटे राजवंशों का शासन काल है, और यह काल विकेंद्रीकरण का काल भी है, जिसका प्रमुख कारण सामंतवाद की उत्पत्ति है, जिसे हम अनुदान से जोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद है इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता राजपूत वंशों के आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति और उनके प्रभुत्व की। और राजपूतों के उदय को हम भूमि अनुदान की संरचना, देसी विदेशी जातियों के भारतीय समाज में समन्वय तथा अग्निकुल के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं। अग्निकुल का सिद्धांत यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अग्निकुल का सिद्धांत का जो आधार है वो चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो है। इसके अनुसार वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ वेदी से प्रतिहार, परमाल, चालुक्य एवं चौहान जैसे योद्धा निकले। और यह समय विदेशी व्यापार का पतन, मौद्रीकरण का पतन एवं नगरीकरण का पतन भी है। और इस काल में व्यापार वाणिज्य की तुलना में कृषि का महत्व बढ़ गया था, और इसी समय क्षेत्रीय भाषाओं का एवं क्षेत्रीय साहित्य का विकास भी बहुत जोर शोर से हुआ था। और इस समय मंदिर निर्माण की भी भारत में 3 शैलियाँ प्रचलित थी। जैसे कि अगर आपने मेरी प्राचीन भारत की वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें बताया था नागर, बेसर और द्रविड़ शैली।
और यह काल बाह्य मुस्लिम आक्रमण का काल भी है। इसमें अरबों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण तथा तुर्क आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी प्रमुख थे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश से। तो राष्ट्रकूट वंश का जो ओरिजिन था वो ये कन्नड़ ओरिजिन से थे ये, और इनकी जो मदर टंग थी वो थी कन्नड़ भाषा। और इस वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। तो आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन बनेगा कि ये इनका संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग, और राजधानी इसकी थी मान्य खेत। और इसने एक हिरण्य गर्भधान यज्ञ भी किया था। कब? जब उसने उज्जैन पर अधिकार किया था। और इसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। दंती दुर्ग के पश्चात प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश का जो उत्तराधिकारी था उसका चाचा कृष्णवन हुआ। किसमें? राष्ट्रकूट वंश में, जिसने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसे शैल्य कृत्य स्थापत्य का चमत्कार माना जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णवन ने। उसके बाद कृष्णवन के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ था वो ध्रुव हुआ था। और यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था। तो अगर आपको नहीं पता है या आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आपको बता दूं, त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहले राष्ट्रकूट शासक का नाम बताइए जिसने त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था। तो कौन था वो? ध्रुव। और पाल वंश में कौन सा था? धर्मपाल। और प्रतिहार वंश में वत्सराज, जिसने त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था। और कन्नौज पे किस लिए इनका संघर्ष था? क्योंकि उस समय कन्नौज व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, या फिर आप शहर कह सकते हैं। फिर ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक बना। इसने भी कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था। और इसके पश्चात अमोघ वर्ष शासक बना, और इसी ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग पुस्तक लिखी, और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई। तो इसमें एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अमोघ वर्ष कौन से धर्म को मानने वाला था? यह जैनी था, और इसका जो टीचर थे वो जिनसेन थे। और इनके बाद महान शासक कृष्ण तृतीय हुए, जिन्होंने कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया। कहाँ पर? रामेश्वरम में। और 949 ईस्वी में तकोल्लम की लड़ाई में इसने चोल शासक परांतक प्रथम को हरा दिया था और तंजौर पर कब्जा कर लिया था। किसने? कृष्ण III में। आगे हम जब सबसे लास्ट में चोल साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि चोल साम्राज्य कितना शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण था, जो हमें बहुत कम पढ़ाया गया है हमारी किताबों में। तो इसमें हमारा इतने यही पढ़ने हैं हमें जो शासक हैं। सबसे पहले दंती दुर्ग, उसके बाद कृष्णवन। तो आपको याद कैसे करना है? दंती दुर्ग तो आपको याद कर लेना ही है क्योंकि ये संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। तो इसमें फिर इनकी राजधानी कौन सी है? मान्यखेत। फिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णवन ने। और कृष्णवन के जो भक्त हैं वो कौन है? ध्रुव। आपको कैसे याद करना है? विष्णु जी के भक्त कौन थे? ध्रुव। तो कृष्णवन के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ध्रुव। ध्रुव के पश्चात आपको दोबारा से कृष्ण जी के पास जाना है, यानी कि गोविंद तृतीय। कृष्णवन यानी कि वन हो गया, उसके बाद ध्रुव, तो आप उसे 2 मार्क कर सकते हैं, कृष्णवन, ध्रुव, उसके बाद गोविंद तृतीय। उनके पश्चात आसे है अमोघ वर्ष। उसके पश्चात हम दोबारा जाएंगे कृष्ण जी के पास। तो उनके पश्चात महान शासक कौन हुआ? कृष्ण III। और इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? कृष्णेश्वर। और तकोल्लम की लड़ाई में चोल शासक परांतक प्रथम को हरा दिया था। तो आपको इसमें इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि इनके शासक कैसे याद करने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, एक राजा, उसके बाद भगवान का नाम, कृष्ण जी का नाम, फिर एक राजा, फिर भगवान जी का नाम। तो ये सिंपल से हैं। तो इनकी हम देख लेते हैं विशेषताएं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूटों की महत्वपूर्ण देन एलोरा के गुफा मंदिर हैं, जिसमें कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर, रावण की खाई उल्लेखनीय है। और एलोरा के मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है
कि रावण का माउंट कैलाश को उड़ाना कौन से मंदिर में दर्शाया गया है, तो वो कैलाश मंदिर में है। ये यूपी पीएससी और आपके आईएएस में भी पूछा हुआ है कि रावण का माउंट कैलाश को उड़ाना किस मंदिर में है। एलोरा के गुफा मंदिर में कई मंदिर एवं मूर्तियां मिले हैं। यहाँ अजंता की गुफाओं का जुड़ाव केवल बौद्ध धर्म से था, वहीं एलोरा बौद्ध धर्म, ब्राह्मण एवं जैन धर्म तीनों से संबंध हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं जो विभिन्न कालों में निर्मित हुई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अजंता की गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन धर्म तीनों से संबंधित हैं। तो इसमें देख लेते हैं, हमने 34 गुफाएं भी पढ़ी थी, तो उसमें 1 से लेकर जो 12 तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनका श्रेय राष्ट्रकूटों को है। गुफाओं को काटकर शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर कई मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिनमें त्रिमूर्ति, शिव तांडव, शिव पार्वती विवाह की मूर्तियाँ अपनी भव्यता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहीं पर नटराज की मूर्ति, गंगाधर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति और सोम स्कंद की मूर्ति भी है। कहाँ पर? एलिफेंटा की गुफाओं में। तो ये हमारा राष्ट्रकूट वंश हमारा समाप्त होता है और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, अगर पूछे भी गए हैं तो वो यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसमें फिर भी देख लेते हैं, राज्य या फिर राष्ट्र वो विषय या फिर विषय को हम जिला कह सकते हैं उसमें बटा हुआ था और जो विषय थे यानी कि जिले थे वो भोग में बटे हुए थे और राज्य यानी कि राष्ट्र का जो प्रमुख था वो राष्ट्रपति कहलाता था और विषय का विषयपति और भुक्ति का वो भोगपति, यानी कि राष्ट्र विषय में बटा हुआ था और विषय भुक्ति में। और राष्ट्र का जो प्रमुख था वो राष्ट्रपति, विषय का विषयपति और भुक्ति का भोगपति। और जो भुक्ति होता था वो 50 से 70 गांव का होता था। तो हमारा राष्ट्रकूट वंश यहीं पर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे पाल वंश और उड़ीसा के केसरी या पूर्वी गंग। उसके बाद हम धीरे धीरे प्राचीन मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।